और इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी अनूप, जो सुबह से ही हम तक जानकारी दे रहे हैं। आप दिखा रहे थे अनूप कि किस तरह से एक्टिविटी जो है वो वहां पर बढ़ती है। बीएसएफ के जो डीजी हैं दलजीत चौधरी वो वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन इस बीच ये भी है कि जो भारत आए थे बांग्लादेश से वो अपनों की खैर खा लेने के लिए वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। बांग्लादेश वाले इधर भारत आना चाह रहे हैं। क्या अभी देखा है आपने वहां पर क्या टटोला? देखिए हिमानी, मैंने जिन जिन लोगों से बातें की, ज़्यादातर लोग जो वो थे जो बांग्लादेश के थे और भारत आए थे और भारत से अब बांग्लादेश वापस लौटे हैं। हाँ, वो संख्या कम है जो हिंदू जो भारत के थे जो बांग्लादेश में थे वो आज कम लौटे हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादातर बांग्लादेशी यही कहते नजर आए कि भारत बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है बांग्लादेश के हिसाब से, और अब बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश के भविष्य को खराब कर रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात आपको बताऊं, आपने जो बात बताई कि हाँ हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, इन सब के बीच जिस बॉर्डर पर मैं खड़ा हूं, देखिए फुलबाड़ी ये चेक पोस्ट है, इसमें मंगलवार और शनिवार को जो परेड होती है दोनों सेनाओं की वो आज भी हुई है। थोड़ी देर पहले यहां आज भी हुई है। बॉर्डर पर शांति है, भले ही बांग्लादेश में ढाका या फिर दूसरे अलग जगहों पर जो हंगामा हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन बॉर्डर में एक अलग मिसाल देखने को मिल रही थी। वो परेड अभी भी थोड़ी देर पहले हुई है और यहां पर बिल्कुल शांति है। जो लोग आ रहे हैं उनको आने दिया जा रहा है, जो जा रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है, लेकिन बेवजह किसी को ऐसा नहीं है जो हिंदू हैं या फिर भारतीय हैं उनको जाने से रोका जा रहा है कि फिलहाल एडवाइजरी है कि आप बेवजह यहां से ना जाए। लेकिन जाने वाले ज्यादातर बांग्लादेशी हैं जो भारत आते हैं। भारत इसलिए क्योंकि भारत में उनको इलाज सस्ता मिलता है, पढ़ाई सस्ती मिलती है, इसलिए वो बांग्लादेश छोड़कर भारत आते हैं, इलाज करा के वापस जाते हैं। तो यहां फिलहाल बॉर्डर पर तो शांति है, लेकिन जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो हैरान करने वाली हैं कि बॉर्डर के अंदर, ढाका के अंदर या आसपास के जो बांग्लादेश में अंदर जो शहर है वहां पर हंगामा बरपा है और हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए। हिमानी, हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं और इसीलिए वो खौफ में है कि जब फुल फ्लेज ये आ जाएंगे तब क्या स्थिति होगी। फिलहाल शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन इस वक्त ढाका से एक बड़ी खबर जो आ रही है, ढाका में इंडियन कल्चरल सेंटर में तोड़फोड़ की गई है। उपद्रवियों ने कल्चरल सेंटर जो है वहां पर तबाही मचाई है। मेजर जनरल वीके दत्ता सर, मैं ये समझना चाह रही हूं कि जब सेना के कंट्रोल में है स्थिति, सेना ने अपने हाथ में सब ले लिया है, तो फिर ये कैसे हो रहा है? ये छूट दे दी गई है क्या? ये कोई मैसेज जिसके जरिए दिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि सेना के प्रमुख ने कल जो भाषण दिया था उसने रिक्वेस्ट किया था भाई जितने परबदी आप वापस चले जाएं, शेख हसीना चली गई है और जल्दी से जल्दी हम इंटरम गवर्नमेंट बनाएंगे और जो भी अत्याचार हुए हैं या ज्यादती हुई है उसकी इंक्वायरी की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ में मेरे को अचंभा ये है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन, एक स्ट्रक्चर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के, जो सुप्रीम कमांडर है आर्म्ड फोर्सेस के, वो वहाँ मौजूद हैं। ये जो है जैसे प्रेसिडेंट रूल बन सकता था, प्रेसिडेंट रूल के तहत जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो पुलिस वगैरह है वो पूरे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करती है। उसके बाद जैसे इलेक्शन होने का समय होता है, 3 महीने में हो, 6 महीने में हो, अंडर प्रेसिडेंट रूल हो सकती थी वो, इंटरम गवर्नमेंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अभी सेना का एक बहुत बड़ा रोल था। हमें पूरा भरोसा कि अभी भी बांग्लादेश की जो आर्मी है वो सक्षम है कि इस चीज़ को काबू कर पाए। और अभी जो बांग्लादेश की आर्मी है, सर पहले ही कर लेनी चाहिए थी, ये स्थिति इस हद तक आनी ही नहीं चाहिए थी। और बार बार हम ये कहते हैं कि ये वही आर्मी है जो हमेशा से शेख हसीना को सपोर्ट करती रही है, लेकिन ये वही आर्मी है जो 45 मिनट का अल्टीमेटम दे देती है और 15 साल से सत्ता पर काबिज शेख हसीना को उखाड़ फेंकती हैं, सत्ता से उखाड़ फेंक दिया जाता है। मैं लौटूंगी आपके पास मेजर जनरल संजय सोई, आपका रुख करूं उससे पहले एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है। बांग्लादेश के हालात पर यूरोपीय संघ ने चिंता जताई है। बांग्लादेश ने अल्पसंख्यकों पर जो हमले किए हैं उसको निंदनीय बताया जा रहा है। बयान जारी कर अपनी चिंता व्यक्त की है ईयू ने। ये तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे हैं और एक क्विक रिएक्शन मेजर जनरल संजय सोई मैं आपसे इस पर चाहती हूं। नहीं, बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से वहां पर अत्याचार हो रहा है, कितनी फोटोएं, कितना वो दिखाओ, जिस प्रकार से परसेंटेज कम हो रहे हैं, मैं पूरा यकीन है कि जिस तरह से लोग इनसिक्योर फील करेंगे, वहाँ पर सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे। और जो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके लिए सभी नागरिक समान होने चाहिए, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, तो वहाँ पर अगर एक धर्म के साथ इस तरह से होता है तो नेचुरली वो कहाँ जाएगा।
तो ये बात आज पूरी दुनिया को समझनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह का कट्टरवाद बढ़ता रहा तो आज सिर्फ एक रीजनल इंस्टेबिलिटी वाली बात भी हो जाती है कि इस इलाके में शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, और एक तरह से ह्यूमन राइट्स वाली बात तो है ही है। तो यूरोपियन यूनियन को इस तरह का प्रेशर पूरी दुनिया को, बल्कि मैं कह रहा हूँ, बनाना चाहिए वहाँ पर जो सेना के ऊपर, कि आप क्या कर रहे हैं जब आप वहाँ पर इस समय में हैं, क्यों नहीं ये लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर पा रहे, क्यों नहीं इस तरह की हरकतों को रोक पा रहे, और क्यों नहीं जिस प्रकार से जगह जगह आग लगाई जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, उनको कंट्रोल किया जा रहा है। तो एक तरह से यहाँ फेलियर है सेना का जो, और देखा जाए तो जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है, ये एक इंटेलिजेंस का भी फेलियर है बहुत बड़ा, क्योंकि कई सिम्टम्स तो आ रहे थे, खबर आ रही थी कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जमात इस्लामी का। और ये क्यों जो बार बार आपने सवाल उठाया ना सर, इस क्यों का जवाब भी मैं आप ही से लूंगी। आप दोनों यहाँ पर हमारे साथ हैं और आप हमें इस बाबत विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और खुद अगर हम शेख हसीना के बेटे की बात करें तो वो भी उस ओर इशारा करते हुए नजर आए थे। मैं आऊंगी उस पॉइंट पर, लेकिन एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, बांग्लादेश हिंसा की जांच कराने की मांग की गई है। ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र से की है जांच की मांग। बांग्लादेश में हिंसक घटनाओं की जांच हो, ये ब्रिटेन की ओर से मांग की गई है। और शेख हसीना को शरण देने की जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है। तो ये तस्वीरें कि किस तरह के हालात हो गए हैं, उसके बाद बैठकों का दौर भी जारी है। सभी की निगाह लगी हुई है बांग्लादेश पर कि आखिर अब क्या कुछ यहाँ जो बदलाव हो रहे हैं वो क्या हैं, और खासतौर पर भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो किस तरह से रहने वाले। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश में सिविल वॉर, क्या इसके पीछे अमेरिका जिम्मेदार है? और यही वो पॉइंट है जिस पर हम अभी थोड़ी देर बाद अपने जो गेस्ट हैं उनसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी ओर इशारा करते हुए जो शेख हसीना के बेटे हैं वो भी नजर आए थे। जॉय, बांग्लादेश में गृह युद्ध के पीछे अमेरिका है। अमेरिकी एजेंसी CIA ने इन हालातों को बिगाड़ा है, इसका जिम्मेदार अमेरिका है, CIA है। बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े गैंग की मदद की गई, एक तरह से कह सकते हैं उसको ढाल बनाकर इस्तेमाल किया गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आरक्षण की मांग शुरुआत में भले ही ये दिखाई दी हो, कुछ छात्र इसमें रहे हों, लेकिन उसके बाद इसने किस तरह से एकदम ट्विस्ट एंड टर्न आप कह सकते हैं कि इसमें आया। आंदोलन का सिर्फ नाम था, लेकिन किस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग द्वारा वो हाईजैक कर लिया जाता है। टुकड़े टुकड़े गैंग को कौन सपोर्ट करता है इसमें? टुकड़े टुकड़े गैंग से बांग्लादेश में हिंसा कराई जाती है और CIA ने चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, उसे सत्ता से बेदखल कर दिया। हिंसा जो ये कर रहे थे, ये जो उपद्रवी हैं, इनको ढाल बनाकर सरकार को गिरा दिया। बांग्लादेश में कत्लेआम के पीछे CIA है। हजारों लोगों के बेघर होने के पीछे क्या CIA है? बांग्लादेश में अपनी पकड़ चुकी चाहता है अमेरिका, इसीलिए ये तमाम कवायद हो रही है, इसीलिए उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। नई सरकार अमेरिका की क्या कठपुतली होगी? क्या वो उसके इशारे पर चलेगी? यही माना जाए, अमेरिका के इशारे पर चलेगी क्या नई सरकार? बांग्लादेश में ये टुकड़े टुकड़े गैंग, और आपने देखा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग वो चाहे कहीं भी अगर आपने देखा हो, और फिर उसका हाल क्या होता है ये भी आपने देखा। बांग्लादेश में टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव हो जाता है, आंदोलन का नाम दिया जाता है, लेकिन किस तरह से उस आंदोलन को या उन छात्रों को बदनाम किया जाता है, क्योंकि उसको हाईजैक कर लेता है ये टुकड़े टुकड़े गैंग। बांग्लादेश में अस्थिरता की साजिश रची जाती है। टुकड़े टुकड़े गैंग ने चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। हसीना सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाया गया। टुकड़े टुकड़े गैंग ने विदेश से इसके लिए मदद ली। तो ये चुनी हुई सरकार आखिर क्यों गिरी, ये भी बता देते हैं फटाफट से, फिर हम एक क्विक रिएक्शन लेंगे अपने मेहमानों से। शेख हसीना तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी। बांग्लादेश की जनता ने उन्हें तीसरी बार चुनकर भेजा था। हसीना ने राष्ट्रवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाया। टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो राष्ट्रवाद के खिलाफ खड़ा। हसीना सरकार को गिराने की साजिश रची जाती है। आरक्षण सिस्टम को मुद्दा बनाया जाता है। आरक्षण के खिलाफ जन समर्थन जुटाया जाता है। मतलब नाम होता है कि आरक्षण के नाम पर और मांग जो तमाम है, लेकिन उसके पीछे कौन काम कर रहा है, किसका दिमाग काम कर रहा है, कौन मास्टरमाइंड है? टुकड़े टुकड़े गैंग ने सेना को भी साथ में मिला लिया। वही सेना जो शेख हसीना को सपोर्ट करती रही। हमेशा हमने ये देखा, शेख हसीना का तख्ता पलट वही सेना कर देती है। हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है।